रिसेंटली रिपोर्ट आई है 36 करोड़ रुपया ये चंद दिन में इकट्ठा कर लिया। तो 5000 के करीब गाड़ियां बंद हो गई। इस पूरी अमेंडमेंट में जिसमें मेरा दिल जला है वो एक ही ऑफेंस जिसमें FIR होगी अगेंस्ट दी माइनर। करियर तबाह हो गया ना, करियर तबाह हो गया सर। 50,000 उस बच्चे की जेब से तो जाना नहीं है। असल में कौन कल्प्रिट है? वही माँ वही बाप जो हमारे 14-15 साल की उम्र से जा पुत्र दही दिया दे मैनू फलानी जगह यस कि आप सरे दस्त इतना सख्त कानून आपने लॉन्च कर दिया। क्या आपने किसी को एजुकेट किया? क्या आपने अवेयरनेस कैंपेन चलाई है? सोर्स ऑफ इनकम कोई नहीं होता, एक बाइक ले लेते हैं कि चलें बच्चों का रोजगार, और इसमें जो बाइक के पीछे भी बैठा हो उस पे भी हेलमेट मैंडेटरी हो गया। मैं अगर सवारी को ये कहूँ कि अपना हेलमेट लेके आओ तो वो शायद मेरे पास बैठे ही ना। प्रीवियस लॉ भी पढ़ा है, लेटेस्ट अमेंडमेंट भी पढ़ी मुतअद्दिद दफ़ा। फिटनेस सर्टिफिकेट की डेफिनेशन कोई नहीं है। ये कोई रजिस्टर्ड चीज़ तो है नहीं, बाइक ही है ना ये। तो इसका हेलमेट अगर ड्राइवर ने पहना, पीछे जो 6 सवारियां उनको भी फिर हेलमेट पहनना चाहिए इस उसूल के मुताबिक। अब इसमें भी सीट बेल्ट पे आपने बात कर दी तो साथ वाली सवारी पे भी मैंडेटरी होगी। और पीछे वाले उधार लेके आए हैं वो जो कि हमारे जो पुलिस ऑफिशियल्स हैं ऑफिशियल स्टेटमेंट दे रहे हैं कि आप पे हेलमेट ना पहनने पे FIR होगी। लॉ में नहीं लिखा। अच्छा, यानी अगर किसी ने दूसरे से गाड़ी खरीदी हुई और अपने नाम अब नहीं ट्रांसफर की तो ये ऑफेंस नहीं है? नहीं, दैट इज नॉट ऑफेंस। ठीक है। और हम जैसे चश्माटुओं को रोक कर पुलिस कह सकती है फिटनेस सर्टिफिकेट निकाल। सही, बहुत अच्छी बात है। मेरे ख्याल में वो मदनी सराहना लेके बैठना चाहिए हमें ताकि जहन में उल्टे सीधे ख्यालात ना आए। अस्सलाम वालेकुम डियर फेलोज, वेलकम टू अनदर अमेजिंग एपिसोड ऑफ आवर पॉडकास्ट। आज की पॉडकास्ट बहुत ही अनऑर्थोडॉक्स है क्योंकि एक ऐसा अनकन्वेंशनल टॉपिक है जिस पे मैंने अब तक बात नहीं की। पाकिस्तान में रिसेंटली बहुत ज़्यादा ट्रैफिक रूल्स जो हैं वो चेंज किए गए। मुझे अक्सर ये फीलिंग आती है कि हमारी गवर्नमेंट्स और हमारे इदारे जो है ना वो इनिशिएटिव तो अच्छा लेते हैं मगर कई दफ़ा उसकी लाज नहीं रखते और कई दफ़ा इनिशिएटिव लेने के बाद उस डिसीजन को राइट प्रूव करने की कोशिश करते हैं। तो आज इस सिलसिले में बातचीत करने के लिए मेरे साथ आज महर शाहिद महमूद साहब मौजूद हैं। शाहिद साहब एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट के। सर जी कैसे हैं? जी थैंक यू वेरी मच जी, आपका बहुत शुक्रिया, आई एम ग्रेटफुल जी। सर सबसे पहले तो ये बताएं, ये हमारी हुकूमत ने क्या कोई ताज़ा कोई नायक फ़िल्म देखी, इन्होंने इनको जोश चढ़ता है कि भाई उठें और एकदम से कोई ना कोई डिसीजन लेने लग जाएं, इसमें भी चेंजेस उसमें भी चेंजेस, और ये सब काम करने से पहले अवाम को कोई प्रिपेयर नहीं किया जाता? क्या आप भी ऐसा महसूस करते हैं? अच्छा, इसमें कुछ एक्चुअल स्टोरी इज़ थोड़ी डिफरेंट है क्योंकि अभी हाइप क्रिएट हुई है। इसको हम इस तरह एक्सप्लेन कर सकते हैं कि लॉ इज़ देयर। 1965 से ये लॉ है, मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस। ठीक है। और उसमें भी इसी प्रोपोर्शनेट से फाइन भी थे, पनिशमेंट भी थी। 2 ऑफेंसेस की पनिशमेंट ऑलरेडी थी, जिसमें जो वो वन व्हीलिंग है उसकी भी थी और इसी तरह डिफरेंट फाइन्स भी थे। अच्छा, अब इसमें सिर्फ एक चेंज आई। इसको जो हम मेजर चेंज करेंगे ना वो एक चेंज है। क्या? कि इन्होंने कॉमनली ऑफेंसेस के साथ उनको पनिशमेंट भी बढ़ाई, थोड़ी सी फाइन भी बढ़ाए, लेकिन जो इन एडिशन टू पनिशमेंट इस ऑफेंसेस को कॉग्निजेबल ऑफेंस डिक्लेयर कर दिया। तो जो कॉग्निजेबल ऑफेंसेस होते हैं, हम एक रूटीन की FIR कराते हैं, जैसे 489F चेक की है तो वो सरे दस्त पुलिस उसको अरेस्ट करने चली जाती है, किसी वारंट की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये कॉग्निजेबल ऑफेंस इसलिए डिक्लेयर हो गए कि अब जब पुलिस उस पर FIR कर देगी तो जिस ऑफेंडर के ख़िलाफ़ FIR होगी उसके लिए कोई वारंट की ज़रूरत नहीं है, वो मौके पे पुलिस उसको अरेस्ट कर सकती है। इसमें बेसिक चेंज यही है, लेकिन हाइप क्रिएट होगी। नहीं, मेरा जो क्वेश्चन है ना, शायद मैं ठीक से समझा नहीं पाया सर आपको। बात यह है कि एक काम है ना आप करना चाहते हो, इनिशिएटिव बहुत अच्छा है, ठीक है। जैसे एक हुकूमत आई, उसने कहा जी हम टैक्स कलेक्ट करेंगे। हमें उससे पहले ये नहीं बताया गया कि यार टैक्स देना क्यों ज़रूरी है, ठीक है। या फिर हुकूमत ने एनक्रोचमेंट के खिलाफ बहुत ज़्यादा क्रैकडाउन किया, पिछली वाली ने भी, इसने भी। हमारे जब रेडियां उठाई जाती हैं तो हम गालियां देते हैं हुकूमत को, आम बंदा ये देता है, और मेरे जैसा बंदा भी ये सोचता है यार एक इंसान को रोज़गार का कोई अल्टरनेटिव दो, उसके बाद वो कहीं जाए। मुझे जब तक आप एजुकेट नहीं करोगे शायद साहब कि यार ये लॉ में इम्प्लीमेंट करने लगा हूँ क्यों ज़रूरी है, उसके बगैर क्या इस तरह का इनिशिएटिव ले लेना, ख्वाह वो ट्रैफिक का हो या एनक्रोचमेंट का हो या टैक्सेशन का हो, किसी भी चीज़ का हो, क्या ऐसे ही होता है दुनिया में? क्या ऐसे ही करना चाहिए? ये बताएं।
अच्छा, इसमें सर मैं आपसे टोटली एग्री करता हूँ। उसकी वजह ये है कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ये ऑनरेबल हमारी चीफ जस्टिस हैं, उन्होंने इस पे एक्शन लिया। ठीक है। उन्होंने इसको आईजी साहब को कॉल की, बुलाया और उनसे ये पूछा कि आप सरे दस्त इतना सख्त कानून आपने लॉन्च कर दिया है, क्या आपने किसी को एजुकेट किया? बिल्कुल। क्या आपने अवेयरनेस कैंपेन चलाई है? और उसमें जो बेसिक बोन ऑफ कंटेंशन थी वो थी माइनर के अगेंस्ट जो एफआईआर है। इस पूरी अमेंडमेंट में जिसमें मेरा दिल जला है, यानी जिसमें मैं बीइंग अ सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान हर्ट फील कर रहा हूँ, वो एक ही ऑफेंस है। क्या ऑफेंस जिसमें एफआईआर होगी अगेंस्ट दी माइनर। करियर तबाह हो गया ना उसका करियर जी। तबाह हो गया सर। आज आप ये बिलीव करें कि आपके खिलाफ एफआईआर हो गई, अभी आप कन्विक्ट हुए, एक्विट हुए, वो आपके रिकॉर्ड से अरेज करना ऐसे ही हो गया जैसे नामुमकिन हम उसको कहें। और इतनी उसमें टेक्निकलिटीज़ हैं, आप ये एप्लीकेशन लाएं, आप कोर्ट का ऑर्डर लाएं, और वो उस बच्चे पे ऐसा स्टिग्मा लगा देता है कि उसका करियर दागदार हो गया। सही बात। इस पे जो एक्शन लिया, अब इस पे मैं आगे बात भी करना चाहूँगा कि जो एक्शन लिया वो भी एक इलीगल एक्शन है। कैसे? कि लॉ में क्या लिखा है? लॉ में लिखा है कि जो कम उम्र बच्चा है, इसमें 3 एजेस डिफाइन है इस लॉ में। ओके। जो ऑर्डनरी जो हमारी व्हीकल्स हैं जैसे मोटरसाइकिल और मोटर कार, ठीक। इसकी 18 जो बलूगत की है हमारी, 18 साल कम अज़ कम तो आप लाइसेंस होल्डर बन सकते हैं। इससे कम होंगे तो उस लॉ में लिखा है, जो इस वक्त अमेंड हुआ है 2025 में और थ्रू ऑर्डिनेंस हुआ है, इसको मैं कह सकूंगा कि ये जल्दी में हुआ है। क्योंकि जो ऑर्डिनेंस होता है उसमें जो असेंबली में डिबेट नहीं हुई होती, गवर्नर उसको पास कर देता है, वो 4 माह के लिए रहता है और उसके बाद फिर उसकी सब्सिक्वेंटली उस पे जो है वो एक्ट बनता है, और अगर एक्ट ना बने तो वो फिर लैप्स कर जाता है। अब जो इसमें बाकी जो एजेस हैं, जैसे हमारी ट्रांसपोर्ट की जितनी भी हैं, अगर प्रोफेशनली कर लें, ओवरलोडेड कर लें, एक ही 21 साल है, एक ही 22 साल है। अब इस एज से कम वाला अगर ड्राइवर गाड़ी चलाएगा तो उस पर 6 माह की सज़ा है और 50,000 तक आप फाइन कर सकते हैं, ठीक। अप टू 6 मंथ और 50,000 फाइन। अब ये माइनर पे होना है। तो आपने शायद न्यूज़ में देखा हो, जैसे मुख्तलिफ ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव भी आए और उन्होंने स्टिकर्स वगैरह भी इसमें चलाए, उन्होंने अपनी स्टेटमेंट भी दी और उसमें उन्होंने कहा कि हम जो है अब एफआईआर माइनर के अगेंस्ट नहीं कर रहे, उनको हम टिकट्स जारी कर रहे हैं और एफआईआर हम कर रहे हैं उसके वालिद के खिलाफ या उसके गार्डियन के खिलाफ। लॉ में नहीं है, दैट शुड बी डन। बिल्कुल ठीक है। लॉ में नहीं है। अच्छा। दैट इज इलीगल एक्शन। क्योंकि सर 50,000 उस बच्चे की जेब से तो जाना नहीं है। असल में कौन कल्प्रिट है? वही माँ, वही बाप जो हमारे 14-15 साल की उम्र से जा पुत्र दही ले आ दे, मैंने फलानी जगह चढ़ा। ये चीज़ें यहाँ से शुरू होती हैं हमारे पास, है ना? तो ये असल में पेरेंट्स को ही जो है ना, उन लोगों को ये करना चाहिए। अच्छा, तो मुझे बताइए कि 65 के लॉ में और अब के लॉ में असल में मेजर फ़र्क क्या आया है? फाइन्स ही सिर्फ बढ़े हैं या कुछ और भी कोई चीज़ ऐसी आ गई जो तकलीफ दे रही है? सर मेजर चेंज जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, एक तो मेजर चेंज आ गई कॉग्निजेबल ऑफेंस की। ठीक है। दूसरी मेजर चेंज आ गई जो माइनर को उन्होंने उसके अगेंस्ट कन्विक्शन रख दी। ठीक है। ठीक है जी। तीसरी माइनर चेंज जो सबसे बड़ी है, जो अभी शायद इम्प्लीमेंट नहीं हुई और प्रैक्टिकली शायद हो ना पाए, जो 3 व्हीलर है उस पर हेलमेट का जो है वो इम्प्लीमेंटेशन कर दी गई है। ठीक। यानी कि वो मैंडेटरी है फॉर ड्राइवर। ठीक। और इसमें जो बाइक के पीछे भी बैठा होगा उस पे भी हेलमेट मैंडेटरी हो गया। ठीक है। और बाकी जितनी भी सज़ाएं हैं उनमें कॉग्निजेबल कर दिया गया है कि पुलिस मौके से आपको पकड़ सकती है। मेजर डिफरेंस इसमें ये है। बाकी फ़ाइन भी पहले थे, थोड़े से बढ़ा दिए गए, सज़ाएं भी थीं लेकिन इस रेशो से नहीं थी। जैसे रॉन्ग वे की भी डाल दी गई, आप कोई गाड़ी के ऑल्ट्रेशन करते हैं उस पर भी अब सज़ा होगी। सही है, बिल्कुल ठीक है। सर देखिए, एक चीज़ है ना, मेरे ख्याल में, मेरी ज़ाती राय है, आपका मुत्तफिक होना ज़रूरी नहीं, कि एक चोरी के जुर्म में कत्ल की सज़ा मिल रही है एक तरह से। देखें, दुबई में हमारे फ्रेंड्स होते हैं या सऊदीया में होते हैं, वो कहते हैं अगर कोविड के दौरान आपने मास्क नहीं पहना ना, तो ये यहाँ पे सारे के सारे पैसा कमाने आए हैं, इनको पैसे की मार मारो।
मेरा 1-2 दिरहम का शायद मास्क ना पहनने पे 1000 दिरहम का जुर्माना था। ठीक। सर वहाँ बनता है ये चीज़। ठीक है। यहाँ पे मुझे बताएं कि कौन सी हमारी जो है लिविंग स्टैंडर्ड ऐसे हाई हो गए हैं, सोर्स ऑफ इनकम पाकिस्तान के हाई हो गए हैं कि हमसे इतना ज़्यादा ये लोग फ़ाइन कलेक्ट करने लग गए हैं। एक तो ये बताइएगा अंदर की बात, कितना को कलेक्ट कर लिया है, और डोंट यू फील कि मोटिव सिर्फ पैसा कमाना ही है यहाँ पे? अच्छा, इसमें ना ये आपकी बात से मैं सेमी इत्तफाक करूँगा। ठीक है। वन ऑफ दी एजेंडा हो सकता है पैसा कमाना, और बड़ा ह्यूज अमाउंट, तकरीबन जो अभी रिसेंटली रिपोर्ट आई है 36 करोड़ रुपया इन्होंने ये चंद दिन में इकट्ठा कर लिया, और लाखों के हिसाब से FIR हो गई। और आप ये समझें कि 5 से मैं उसको अप्रॉक्सीमेट बताता हूँ, 5000 के करीब गाड़ियाँ बंद हो गई। तो ये तो क्रैकडाउन एक बहुत बड़े लेवल पे गया, और इसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है। अब ये हम इधर आपके क्वेश्चन का मैं जवाब देने के बाद आपको बताऊंगा कि इसका जो फ्यूचर इम्पैक्ट बहुत बुरा है। जब लिटिगेशन जानी अदालतों में, जब आपकी गाड़ियों की स्पुर्दारी के इशू आने, ये तो अभी आपने स्टार्ट कर दिया, आपने एजुकेट भी नहीं किया, आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी नहीं इतना अच्छा देखा है लोगों को। बल्कि हम सारे सोशल मीडिया देखते हैं, लोग कहते हैं मेरी गाड़ी को आग लगा दो, मैं कहाँ से दूँ आपको 5000 रुपया, 2000। अभी मैं देख रहा था सुबह, एक बंदा जो आपने देखा है, वो गरीब पता नहीं किधर से बेचारों का सोर्स ऑफ इनकम कोई नहीं होता, एक बाइक ले लेते हैं और बाइक लेके वो बाइकिया पे या डिफरेंट जो भी ऑनलाइन है उस पर शुरू कर देते हैं कि चलें बच्चों का रोजगार। अब उसको क्या कहा जा रहा है, कहते हैं जब तेरे पीछे सवारी बैठ रही है उसका भी मैंडेटरी है हेलमेट पहनना। वो कहता है मैं अगर सवारी को ये कहूँ कि अपना हेलमेट लेके आओ तो वो शायद मेरे पास बैठे ही ना, उसे कह रहे हैं कि तू एक हेलमेट एक्स्ट्रा रख। सही। तो ये प्रैक्टिकली फिजिबल नहीं है। इसकी हमें ग्राउंड रियलिटी पे अगर आपने दुबई से कंपैरिजन करके इस लॉ को, या आपने फॉरेन कंट्री से कंपैरिजन करके इस लॉ को बना दिया है, आपने ना तो एजुकेट किया है, ना आपने फैसिलिटेशन उस तरह किया है, ना ही हमारे पास उतने सोर्स हैं, हमारे पास इनकम का कोई ज़रिया ही नहीं है इतने ह्यूज। फाइन, आपका काम था लोगों को डराना। सही बात। ये ओनली मैं इस चीज़ पे एग्री हूँ। ये चीज़ अगर आपने भी नोटिस की हो तो जब से ये हुआ है तो 100% लोगों ने हेलमेट ले लिए। बिल्कुल। हम इस चीज़ पे हम भी फॉल्टी हैं। हाँ, बिल्कुल कि हम वो नहीं मानते, एक ऑर्डनरी जो हमारा लॉ उसको नहीं मानते अनटिल अनलेस उसमें कोर्सिव मैया ना आए। तो ये तो हमारे पार्ट पे भी आता है, लेकिन जो हुकूमत ने किया है ये जुल्म है और जुल्म है। बिल्कुल सही बात है। मैं जब लाइसेंस बनवाने गया ना गालबन, तो मैं ऐनक पहन कर चला गया सर। ठीक है, उन्होंने कहा कि जाकर ना आपको तो वो सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा डॉक्टर से। ठीक है, मैं कहा अच्छा चलो कोई नहीं, जाके दे आते हैं। दैट वाज द फर्स्ट टाइम मैं गया। तो वो जी कहाँ पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में दूर कहीं था सेंटर, जाके जी उधर मैं कहा पता नहीं क्या होगा। तो डॉक्टर साहब बैठे हैं, लाइन लगी हुई है, पेपर आ रहे हैं, साइन छप्पा साइन लो जी, ये मैं कहा ये चेक हो गया। मैं कहा सिर्फ मेरा कसूर था कि मैं ऐनक पहन कर चला गया, तो अगर उतार देता तो मुझे ये खज्जल खराबी ना होती। और इनको पता भी नहीं, यानी कितने लोग हैं नज़र ख़राब वाले ऐसे आते हैं, कितने लोगों की होती है नज़र ख़राब। तो ये ड्रामेबाजी। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे ये बताएं, फिटनेस सर्टिफिकेट का रोला है कोई, ये क्या बला आई हुई है? अच्छा, दो किस्म के फिटनेस सर्टिफिकेट है। एक तो जो आपका ड्राइवर है ना, उसका फिटनेस सर्टिफिकेट है। वो क्या है कि अगर आप एक अंडर एज में है, ऑर्डनरी आपका एक्सपायर हो जाता है, तो हर टाइम एक्सटेंशन पे वो जो आपने एक इनिशियल करवाए हैं ना, यही फिटनेस है। वो हर दफ़ा आपका इनिशियल होना है। सही है। यू आर नो फिट। अच्छा ठीक है, वो चेक किए बगैर जी चेक किए बगैर भाई। क्या बात वो है। हम तो शायद गपशप में ही वो करवा लेते हैं। तो मेरा ख्याल है पब्लिक एट लार्ज सिर्फ लाइन की वो जो मिजरीज हैं उससे गुजरते हैं और वो साइन करवा लेते हैं। अच्छा, जब आप 55 ईयर की एज क्रॉस कर जाएंगे तो फिर जो है वो बाकायदा ऐसा फिटनेस सर्टिफिकेट होगा जो लॉ में लिखा है। अच्छा। कि उसमें रीजंस लिखी होंगी। अच्छा। और वो हर साल लेना पड़ेगा कि ही इज़ अ फिट नाउ, और वो कर सकता है ड्राइव, और ही इज़ एलिजिबल। एक फिटनेस सर्टिफिकेट ये है ओनली फॉर द पर्पस ऑफ लाइसेंस। अच्छा, दूसरा फिटनेस सर्टिफिकेट इन्होंने इसमें इंक्लूड किया है, जिसकी हमें सारी आवाज़ें सुनाई दे रही हैं, वो फिटनेस सर्टिफिकेट है आपकी गाड़ी का।
तो जो हमारी मोटर कार है, आज ही मेरी एक ऑफिशियल से बात हुई, मैंने कहा कि यार जब कोई टर्म यूज़ होती है किसी भी लॉ में, ये बड़ी अहम बात है कि जब कोई भी टर्म लॉ में यूज़ होती है तो उसकी हमारी इनिशियल लॉ में उसकी डेफिनेशन दी जाती है। अब अगर आप देखें, मैंने सारा लॉ पढ़ा है, 2 दफ़ा नहीं कई दफ़ा पढ़ा है, प्रीवियस लॉ भी पढ़ा है, लेटेस्ट अमेंडमेंट भी पढ़ी मुतअद्दिद दफ़ा। फिटनेस सर्टिफिकेट की डेफिनेशन कोई नहीं है। ओके। अच्छा, अब इससे क्या मुराद लिया जाता है? आपने अभी रिसेंटली देखा होगा, लंबी लाइनें तब भी लगी थी जब आपके इन्वायरमेंटल डिपार्टमेंट वाले वो स्टिकर वगैरह लगा रहे थे, वो सुबह से शुरू होते थे वो। हाँ, अब वो उसने मुझे बताया, अनरिपोर्टेड बात है, कि ये जो आपकी मोटर कार हैं इनकी जो धुएं वाली कंडीशन है या उसके पिस्टन और ये वो जो पोजीशन है वो तो फिटनेस सर्टिफिकेट मोटर कार का, मोटरसाइकिल का तो इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट ने दे दिया, दैट इज़ सफिशेंट। लेकिन जो आपकी हैवी गाड़ियाँ हैं उनके लिए अलहदा से डिपार्टमेंट है, वो उनकी बाकायदा चेकिंग करते हैं। ठीक है। अच्छा, वैसे सर 3 व्हीलर जो है, मुझे तो ये पता है ऐसी कोई गाड़ी एग्जिस्ट करती ही नहीं है। रक्शे की बात नहीं कर रहा है, चिंची रक्शे की मैं बात कर रहा हूँ। ये कोई रजिस्टर्ड चीज़ तो है नहीं, बाइक ही है ना ये। जी ठीक है ना जी। तो इसका हेलमेट अगर ड्राइवर ने पहना, पीछे जो 6 सवारियां उनको भी फिर हेलमेट पहनना चाहिए इस उसूल के मुताबिक, क्या ख्याल है? अच्छा, वो आपकी बात पे मैं इत्तेफाक करता हूँ, लेकिन इस पे मैंने ना स्कैनिंग कर ली थी। अच्छा। क्योंकि अगर आपका चिंची रिक्शा है तो उसमें जो ड्राइवर इलीगली तौर पे एक सवारी पीछे बैठाता है, वो अपने पीछे ही एग्जैक्ट आपने देखा हाँ हो। हाँ, मैं कई दफ़ा बैठा ठीक है, हूँ। वो एडजेसेंट है उसके साथ, हाँ। तो वो मोटर बाइक पे मैंडेटरी है। अच्छा। अच्छा, अगर हमने इसको अलाउ कर दिया है अब चिंची रक्शे को, लाइसेंस इस पे रजिस्ट्रेशन भी हो रही है, हो रही है? तो जी हो रही है, चिंची रक्शे की हो रही है। ठीक है। ठीक है, जैसे वो काफ़ी सारी कंपनियों ने इसमें अपनी ब्रांड अपनी लॉन्च कर चिंची दी बना दी है। है, ठीक है। तो उसकी जब रजिस्ट्रेशन हो रही है तो हम डी फैक्टो तौर पे कहेंगे कि लॉ ने उसे अलाउ कर दिया। ठीक है। ठीक है जी। अब जब अलाउ हो गया तो जो उसके पीछे वाली सवारी है उस पे तो एट पार वो मोटरसाइकिल वाला लॉ अप्लाई करेगा कि ये क्योंकि ड्राइवर के पीछे वाला है, हाँ, वो उस टर्म में यूज़ होता है। लेकिन जो बाकी हैं वो सेपरेट है, विद कैबन है। अच्छा। अगर उसको सराउंडिंग नहीं भी किया गया या वो कैबन नहीं भी बनाया गया तो वो एक सेपरेट है। तो इसलिए जो रिक्शे वाली सारी सवारियां हैं उनको इससे मुबर्रा करें, एग्जेम्प्ट करें, और बनता भी है। तो देखें, अदरवाइज रिक्शे पे कौन बैठेगा? एक हेलमेट उसने बैग अपना उठाया, साथ में एक उसने अपना हेलमेट भी हाथ में रखा है, भी मैं रिक्शे पे बैठने लगा, तो वो फिजिबल भी नहीं है। इसके अलावा जो वो रिक्शे अलाउ हैं, जो 2-3 सवारियों वाले आप पुराने रिक्शे हैं, अब उसमें सारे इलेक्ट्रिक भी आ गए हैं काफ़ी सारे, तो उसमें भी जो सेपरेट कैबन है, पीछे बैठे लोग 2-3 वो सेपरेट कैबन में होते हैं, तो उन पे ये पाबंदी लागू नहीं होती, लेकिन ड्राइवर पे होती है। सही, बहुत अच्छी बात है। मेरे ख्याल में वो मदनी सराहना लेके बैठना चाहिए हमें, ताकि जहन में उल्टे सीधे ख्यालात ना हैं। तो ये बहुत आपने सर अच्छी बात की। अच्छा सर, वैगन की ओवरलोडिंग, इस पे क्या आपका स्टैंड है? देखें जी, ये बाहर तक बैग भी लटके होते हैं, बच्चे बाहर तक आ रहे थे, इस पे तो वैसे ठीक ही कर रहे हैं। देखें, ये ओवरलोडिंग वैगन की हो, हमारे बच्चों की हो, या कोई एक पब्लिक, अब रिक्शे में टोटली सवारियां, तो वो आपकी वाली बात, बाइक है 3 कैपेसिटी, 2 भी नहीं है, 2 की कैपेसिटी भी नहीं, तो उसमें हमने 12-12 बैठाए हैं। सही बात। ठीक है, तो उसमें मैक्सिमम सीट बाय सीट उसकी कैपेसिटी है। लेकिन अगर उससे ज़्यादा है तो इसने उसको फाइन नहीं डिक्लेयर किया, ऑफेंस भी डिक्लेयर किया। अच्छा। अगर किसी ने ओवरलोडिंग की और वो उसने फर्स्ट टाइम अगर की तो उस पे उसको 6 माह की सज़ा है, साथ में अप टू 50,000 तक फ़ाइन है उसका। तो ये ओवरलोडिंग तो बिल्कुल गलत है, और इस पे तो काफ़ी हद तक मैं समझता हूँ अमेंडमेंट ठीक हुई है। लेकिन इसमें जो है बहुत ज़्यादा, हमारे जैसे आपने बैगों का जिक्र किया, तो अक्सर अगर आप देखें तो रोड पे जा रहे होते हैं, बैग गिर जाते हैं, और उस पे इतना, मैंने कल एक ऑब्ज़र्व किया। अब हमने हेलमेट पे, हम इस चीज़ पे तो क्रिटिसाइज़ तो हम हुकूमत को करते हैं, नहीं। लेकिन एक बात ये देखें कि हमारे जितने भी ड्राइवर हजरात हैं, हमारी यंग जनरेशन है ज़्यादा, तो यंग जनरेशन को शायद बालों का, हमारे तो अब रह नहीं गए, तो उनको अपने बालों की बड़ी फिक्र है, वो इसलिए हेलमेट नहीं पहनते। सही बात है। उन्होंने हेलमेट गोद में रखा होता है। अब जब गोद में रखते हैं, जंप आता है, गाड़ी है, अल्टीमेटली कहीं लेफ्ट होना, कभी राइट होना, तो वो एक हेलमेट गिरा और वो बिल्कुल सेंटर में गिरा, उसके ऊपर गाड़ी आई और वो गाड़ी के नीचे 1-8 किलोमीटर तक नीचे फंस गया। वो अल्लाह जाने, मैं गुजर गया, लेकिन अल्लाह जाने उस गाड़ी का क्या नुकसान हुआ होगा।
तो ये देखें कि हमने हेलमेट ले लिए हैं, हमने देखना है इशारे पे जब वो साहब खड़े हुए हैं तो मैंने सिर पे रख लेना, और वो भी इस तरह रखना है, इस जगह पे। वो अचानक से हाथ मार दूंगा अगर मुझे उन्होंने पूछना शुरू कर दिया। तो ये भी हमें भी अपने जो यंग जनरेशन को एजुकेट करना चाहिए साहब कि एजुकेशन नहीं है, हम हर चीज़ में हीले बहाने ढूंढते हैं, बेसब्री हमें इंतहा किया। वो शर्ट भी निकली ना सीट बेल्ट वाली, आपने देखी होगी। जी जी देखी है ना, कि वो आपको वो एक ऐसा तासुर दे कि सीट बेल्ट लगी होगी। बिल्कुल। अब इसमें भी सीट बेल्ट पे आपने बात कर दी, तो साथ वाली सवारी पे भी मैंडेटरी होगी सीट बेल्ट। जी। अगर आपकी गाड़ी में है, साथ में पैसेंजर फ्रंट पे बैठा हुआ आपके साथ, उसमें मैंडेटरी होगी। और पीछे वाले उधार लेके आए हैं वो जो पीछे वाले तो आपको पता है, अच्छी गाड़ियां जो आपने जापानी रखी उनमें तो हैं। तो जो हमने तो अल्लाह की मेहरबानी से, वो मैं उसको कहना नहीं चाहता, शायद वो जितने भी मालकान है मेरे पीछे ना आ जाएं, वो पीपा ही हैं ना सर, उसमें सिक्योरिटी मेजर्स हैं। अब इस लॉ में भी लिखा है कि अगर आपने वो स्टैंडर्ड वायलेट किया तो ऑफेंस होगा, तो करें ना, उनको पकड़ें। सिक्योरिटी मेजर्स हैं, आप एयर बैग लगाएं ना, तो कहाँ नहीं, उस पर नहीं होगा। एक आवाम जो बेचारी सड़कों पे फिर रही है और जो एक इंडस्ट्रियलिस्ट है, उसको नहीं पकड़ा जाएगा कि आपकी जितनी भी ये प्रोडक्ट हैं इस लॉ के अगेंस्ट है। तो नहीं, उस पर आप देखिएगा कुछ नहीं होगा। बिल्कुल सही है। अच्छा मार साहब, एक कन्फ्यूजन सी है, वो ये कि लोग कह रहे हैं कि हेलमेट ना पहनने के ऊपर भी FIR है, क्या बात ठीक है ये? अच्छा सर, लॉ में तो नहीं लिखा, ओके। लेकिन वेरी अनफॉर्चुनेट कि हमारे जो पुलिस ऑफिशियल्स हैं जिनको ये ड्यूटी लगाई कि आप एजुकेट करो, आप इन पब्लिक एट लार्ज को अवेयर करो जी, लॉ की नो हाउ बताओ, वो ऑफिशियल स्टेटमेंट दे रहे हैं कि आप पे हेलमेट ना पहनने पे FIR होगी। और अदालतें, मैंने आज क्लिप सुना है, उन्होंने कहा अदालतें 6 माह तक सज़ा दे सकती हैं। लॉ में नहीं लिखा, लॉ में सिर्फ फाइन है। ठीक है, बस। चलें फिर एक एज अ सिटीज़न हमारा राइट बताइए। हमें पकड़ा जाता है खुदा न खास्ता और वो FIR करने लगते हैं, तो हमें एज अ सिटीज़न क्या रिस्पॉन्ड करना चाहिए, ये बताएं अब। अच्छा देखें, ये तो आपको पता है कि हमारी जो इन्फोर्समेंट एजेंसी है वो आपके राइट को नहीं देखती। ठीक है, ये तो एक अलमिया है। अगर आप उधर आवाज़ बुलंद करेंगे आपके राइट की, तो आपको पता है कि ये इतनी ज़्यादा जो हमारी वायलेशंस हैं, ये नंबर ऑफ वायलेशंस हैं, तो उसको छोड़ के किसी और में आपको पकड़ लेगा। नमूना प्लेट की, सही है, ठीक है, आपने ग्लासेस पहनने हैं, मुझे मेडिकल सर्टिफिकेट दिखाओ। तो इसलिए मैं ये आपको नहीं मशवरा दे रहा, लेकिन अगर किसी ने आप पे FIR कर दी, देन यू हैव अ राइट, आप उस पर डैमेजेस भी कर सकते हैं। अगर मौके पे, मैं नहीं कह रहा कि जब उस वक़्त आप कोशिश कर लें, क्योंकि मौके का वो ऑफिसर है, उसकी ड्यूटी है, वो वर्दी में है, उसका काम है, उसे स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस हैं। इस वक्त इंस्ट्रक्शंस ही चल रही हैं। ये वही वार्डन है ना जो जहाँ हम इसको शुरू में जब ये आई थी तो मैंने भी टेस्ट दिया था। सही है। तो ये हमें ये मिला कि यार ये बड़ी फ्रेंडली है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो हमारे सिस्टम में रच बस गई। वही सिस्टम वो हो गया जो एक आम इन्फोर्समेंट एजेंसी का है। तो कहने का मकसद ये है कि उस वक़्त जब वो आप पे कहें कि हम आप पे FIR देने लगे, उस वक़्त आर्ग्यू ना करें। अगर इन्होंने इलीगल अनलॉफुल दे दी, देन यू हैव अ राइट। आप डैमेजेस क्लेम करें, आप उनके ख़िलाफ़ एप्लीकेशन दें। आप 155C है एक पुलिस ऑर्डर्स का, उसके तहत इनके खिलाफ डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग के लिए भी जा सकते हैं। सही है। तो इस वक्त तो ऑफिशियल स्टेटमेंट दे रहे हैं, शायद वो डरा रहे हैं, लेकिन मेरा ख्याल है जो लॉ में नहीं प्रोवाइडेड, इस तरह का थ्रेट भी नहीं देनी चाहिए। मैं विद द पैसेज ऑफ टाइम चीज़ें शायद ठीक हो जाएंगी। Hope मैंने for the कई best. दफ़ा देखा है कि हमारी हुकूमत इनिशिएटिव लेती है, शुरू में बहुत सख्ती होती है, तो आहिस्ता आहिस्ता या तो वो चीज़ रूटीन बन जाती है या लोग भी थोड़े बंदे के पुत्र बन जाते हैं और इसमें भी थोड़ी सी नरमी आ जाया करे, तो उम्मीद की जा सकती है कि आगे ये हो जाए। सर, टिंटेड ग्लासेस मना क्यों हैं और लगाने के लिए क्या करना चाहिए? अच्छा देखें, टिंटेड ग्लासेस जो है ना, अब इसकी थोड़ी सी मैं तशरीह कर दूँ बाकायदा। करें कि कोई भी ऐसी आप सब्सटेंस लगा दें जिससे विजिबिलिटी आपकी व्हीकल के अंदर बंद हो जाए। ये कर्टन भी इसी में आते हैं। ओके, ये जो हम लगाते हैं, जो हमें मिसकंसेप्शन है ना कि मैंने कर्टन लगा दिया, मैंने कौन सा उस पर पेपर लगवाया। अच्छा, इस पे भी आपकी ग्रिप हो सकती है।
तो इस पे भी आपको गर्मी से पकड़ा जा बचने के लिए सकता लगा लेते हैं हम कभी। तो देखें अगर जो मेकर था हाँ। जिसने गाड़ी बनाई थी उसको भी तो एहसास है ना ये गर्म इलाकों में चलनी है, तो उसने नहीं अगर दिया, उसने एसी दे दिया गाड़ियों में। अच्छा, ये एक हमारा ज़ेन है कि डायरेक्ट धूप आ रही है, वरना गाड़ी का जो ग्लास है वो इतनी कम से कम वो उसकी हीट को बर्दाश्त करता है। आपका अंदर का और बाहर का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, अब हमारे दिमाग में ही होता है कि धूप अंदर आ रही है। तो ये मैं आपकी क्लैरिफिकेशन के लिए और नाजरीन की क्लैरिफिकेशन के लिए बता रहा हूँ कि इवन इंक्लूडेड मी, मैंने भी वो कर्टन लगाए, और मैंने जब अपने एक दोस्त से जो ऑफिशियल है उसने कहा भैया हम उस पर भी एक्शन ले रहे हैं। अच्छा, अब टिंटेड ग्लासेस की वजह क्या है, इस पर ग्रिप क्यों है और इसको क्यों प्रोहिबिटेड किया गया है? एक तो सर ये सिक्योरिटी थ्रेट होता है हमेशा कि चलती हुई गाड़ी पे एजेंसीज देख लें या पब्लिक एट लार्ज भी देख लें, किसी को कहीं कोई किडनैप तो नहीं किया जा रहा, कोई ऐसे प्रोहिबिटेड सब्सटेंस तो नहीं लेके जा रहा। तो ये तो एक इसमें बेसिक एक ही एलिमेंट है, वो सिक्योरिटी का। अच्छा, इसमें अगर आपकी कुछ दोस्तों को, कुछ हमारे लोगों को कुछ एलर्जी के इश्यूज होते हैं, उनकी स्किन एलर्जी होती है, उनको डायरेक्ट रेजेस पड़े तो उन पे होता है, तो वो फिर आपकी होम मिनिस्ट्री से ना आप एप्लीकेशन दे के तो एनओसी ले सकते हैं। तो फिर आप उसमें, या जो हमारी इन्फोर्समेंट लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं उनको अलाउ होता है बाय देयर नोटिफिकेशन, वो डिपार्टमेंट ने अलाउ किया होता है। सही है। तो वो उनको अलाउ होता है कि एक तरफ पे सिक्योरिटी थ्रेट है और दूसरा सिक्योरिटी किसी को बचाने के लिए ये भी ग्लासेस यूज़ किए जाते हैं। नहीं तो ये सब पे हो तो फिर होता है, या किसी एक पे भी लगा हुआ है तो फिर भी नहीं, ये देखें ये तो एक पे भी लगा है तो आपने तो ये उसकी वायलेशन तो कर दी। पिछली स्क्रीन पे लगा होता है चलो चलो मीनार पाकिस्तान चलो, या मामा सेज अवॉइड गर्ल्स, ये लिखा होता है हमने पिछली, तो वो देखें वो एक किसी हद तक लीनियंट व्यू लेते हुए उसको इग्नोर किया जा सकता है, वो भी टिंटेड ग्लास ही, वो भी जब ब्लाइंड कर देती है विजिबिलिटी तो वो उसी टर्म में आ जाता है। सही है, यानी इंफॉर्मेशन एजुकेशन बहुत ज़रूरी है, और ये पकड़ना चाहें तो फिर आपके पास कोई कुछ नहीं है, फिर तो सब आप कुछ कर नहीं सकते। जो पकड़ा गया वो पकड़ा गया। हमारे लॉयर्स की जब कैंपेन होती है तो हमने नंबर 7834 हमने पीछे बड़ा सारा लगाते हैं, तो अब ये अमेंडमेंट आ गई, शायद नेक्स्ट कैंपेन में वो ना लगे। सही है। चलें, अब एक बंदा जो ऑलरेडी बाइक चला रहा है उसके लिए बता दें कि बेटा ये 4-5 चीज़ें इमीडिएटली कर लो, और जो बंदा ऑलरेडी गाड़ी चला रहा है उसके लिए भी बताएं ये 4-5 चीज़ें इमीडिएटली जाके अप्लाई करो, ताकि हम सोल्यूशन की बात करें और डिस्कशन वाइंड अप करें। तो एक तो सबसे पहले आपका हेलमेट फर्स्ट स्टेज है बाइक वाला, वो लाजमी बाइक के लिए। ठीक है। दूसरा आपकी नमूना प्लेट, सबको पता है कि वो जो एक असेंबल जो ड्यूली ऑथोराइज्ड एक नंबर प्लेट का स्टाइल है जो एक्साइज एंड टैक्सेशन दिया, वही आपने लगानी है। जानू जुगनू और वो मैं वो कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, वो वाली नंबर प्लेट से परहेज़ कर जाए। हमारे यंग जनरेशन ने वो लगाए होते हैं। और उसके बाद आपने उसमें क्या करना है कि लाइसेंस मैंडेटरी कर देना। ठीक है। 18 एज को आप पहुँच गए हो, आपने लाइसेंस बना लेना, हर सूरत बना लेना। ऑनलाइन हो गए, और ये इसमें अभी डिस्कशन में है कि शायद अबव 16 भी ये जारी शुरू कर दें स्मार्ट कार्ड पे। अभी ये इस पे कोई नोटिफिकेशन नहीं हुआ, कोई अमेंडमेंट नहीं हुआ। तो जो गाड़ी वाला है, ठीक है, गाड़ी वाले के लिए सबसे अहम, बाइक की ऑनरशिप का इशू नहीं है। नहीं, देखें ऑनरशिप का इशू नहीं है। अच्छा, ऑनरशिप ट्रैफिक रूल्स में नहीं आती, ये बड़ी क्लैरिटी से देख लें। अच्छा, कि अगर मैं इसका ऑनर नहीं हूँ तो मैं इसको चला रहा हूँ तो दिस इज नॉट अ वायलेशन। गाड़ी के केस में भी, गाड़ी के केस में भी। अच्छा, यानी अगर किसी ने दूसरे से गाड़ी खरीदी हुई और अपने नाम अब नहीं ट्रांसफर की तो ये ऑफेंस नहीं है। नहीं, दैट इज नॉट ऑफेंस। ठीक है, दैट इज नॉट ऑफेंस। लेकिन उसमें अब देख लें कि अब जब गाड़ी का केस है तो ऑनलाइन आपको पता चलान हो रहे हैं। ठीक है, हो रहे हैं। तो वो चलान किसको जा रहे हैं? वो ऑनर को जाएगा। अगर आपकी गाड़ी स्कैन हो जाती है, आपकी गाड़ी पे 20 चालान हो जाते हैं और वो आपको पकड़ लेते हैं। सही बात। आप ये जवाब जब लेंगे ना कि मैंने ये, वो तो एक आपने डबल ऑफेंस कर दिया, यानी ये तो फ्रॉड ही हो गया। ये तो जिस जो लेके चला रहा है उसकी तो मौजें, वो कहेगा उसको हो रहा है, मगर जिन्होंने बेची हुई हैं वो जिम्मेदार हैं। उनको चाहिए कि फौरन भाई जाकर कहें भाई अपने नाम ट्रांसफर करवाओ। इसमें मैं बड़ी क्योंकि आपने गाड़ी से हवाले बात की, एक तो उसमें मैं बता दूंगा, ये भी बात बड़ी अहम है, मैं एंड पे बात करता हूँ कि जब भी आपने गाड़ी बेचनी है तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने जिसको बेच रहे हैं उसे बता देना है कि भाई विद इन अ सर्टेन टाइम आपने ट्रांसफ़र करवा लेनी है। उसके बाद मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। ऑब्वियसली आपके थंब इम्प्रेशन से ही स्कैन बायोमेट्रिक होना है,
ये स्टाम्प पे लिख लें। स्टाम्प पे लिख लें ये ज़ुबानी, क्योंकि अब तो बायोमेट्रिक का स्टाम्प की भी ज़रूरत नहीं, ओपन लेटर की भी ज़रूरत नहीं अब तो। वो एक आप सादा एग्रीमेंट लिख लेते हैं ना, वो तो हमने एक रिक्वायरमेंट है कि भाई मैंने तेरे पोजेशन रसीद के तौर पे। लेकिन आप उसे कह दें भाई 1 हफ्ते में मैक्सिमम 15 दिन में आप इसको ट्रांसफ़र करवा लो। अदरवाइज़ आपने क्या करना है, आपने फ़ौरन से एक लेटर लिखना है, एप्लीकेशन लिखनी है, चिट्ठी लिखनी है टू द एक्साइज डिपार्टमेंट कि ये नंबरी मेरी गाड़ी मैंने आगे पर वो सेल आउट कर दी, अब ये मेरी ऑनरशिप से इसको निकाल दें। उसका क्या फ़ायदा होगा? अब जो वो बंदा है जिसने आपसे ख़रीदी है, जब वो ट्रांसफ़र करने आएगा तो डेट ऑफ उसकी सेल आ जाएगी, उसको उस पीरियड का फ़ाइन पड़ेगा। सही है। उसको आप बता देंगे भी भाई मैं ये करने वाला हूँ, आप काइंडली इसको बिल्डिंग पीरियड पे आ गया हूँ। उसको वो पड़ जाएगा। सही है। तो ये बड़ी ज़रूरी है जब आप गाड़ियाँ बेचते हैं ना, तो वो बड़ा ज़रूरी है कि उसको कहो भाई फ़ौरन से। अब गाड़ी के केस में आपने सीट बेल्ट हर सूरत खुद पहनना है, ये वैसे भी हमारे लिए बड़ा ज़रूरी है, हमारी प्रोटेक्शन है इसमें। एक बात ऐड करूं, प्लीज़। सुन्नत रसूल है अपनी हिफाजत करना कितनी प्यारी बात। इससे प्यारी, इससे हम अपनी हिफाजत करो, अपनी जान की हिफाजत अपने लिए भी और अपनी जो पीछे फैमिली आपकी वेट कर रही है। बेहतरीन। अच्छा, दूसरा जो आपका साथ अब पैसेंजर बैठ गया नई लॉ की अमेंडमेंट के लिहाज से, वो भी तो आपकी, उसकी भी तो जान की हिफाजत आपकी जिम्मेदारी होगी ना। सही बात है। उसका भी आपने बेल्ट, अगर आपने वो आपका रिपेयर होने वाला है तो फ़ौरन से करवा लें। सही तो बात उसको भी आपने बेल्ट लगाना है। और बाकी इसमें टिंट ग्लासेस ना हो, टिंटेड ग्लासेस ना हो, और नंबर प्लेट जो आपकी है वो नमूना हो, बस दैट्स ऑल। इसके अलावा लाइसेंस लाजमी है, लाइसेंस तो इन ऑल केस आपका लाजमी है। सही बात है। तो ये दोनों अगर 3-4 चीज़ें आप ख्याल कर रहे हैं, तो मैं अब बीइंग अ लॉयर भी ना निकलूं, तो मोस्टली मैंने यूनिफॉर्म नहीं पहनी होती, तो आप बिलीव करें कि मुझे आज तक नहीं किसी ने रोका। उसकी वजह ये है कि मेरे पास लाइसेंस है, मेरी गाड़ी में कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि वो उसकी विजिबिलिटी का इशू है, ओरिजिनल नंबर प्लेट मैंने लगाई हुई है, लाइसेंस मेरी जेब में। सही है। तो वो आप, और हम जैसे चश्माटुओं को रोक कर पुलिस कह सकती है फिटनेस सर्टिफिकेट निकाल? देखें, ये आप जब आपको लाइसेंस मिल गया, एट द टाइम ऑफ इशुएंस ऑफ लाइसेंस, ये सारी चीज़ें आपकी हो चुकी हैं। अच्छा। इंडिपेंडेंट आपसे सर्टिफिकेट नो, नॉट एट ऑल। जब तक लाइसेंस वैलिड है वो जी वैलिड है, वो चीज़ ठीक जी जी। ये अब आपको अगर जैसे भी जारी हो गया तो वो ऐसे नेक्स्ट एक्सटेंशन तक आपसे वो क्लेम नहीं कर सकते अगर आप अंडर 55 एज है। सही हो गया यार। बहुत मुझे तो ये लॉ पर्सनली बहुत ही पसंद आए, क्योंकि चलें थोड़ी देर के लिए ही सही, जो आपके साथ बैठी हुई है ना आपकी गर्लफ्रेंड, उसकी जान और माल की हिफाजत आपकी जिम्मेदारी बन जाती है थोड़ी देर के लिए, हैं वो आपने काम में है या नहीं है। ये बहुत अच्छी बात है। ये सर आपने क्या वो दुखती रग छेड़ दी है। हाँ है आपकी भी नहीं, मेरी नहीं सर, मेरा तो केस ही और है। तो ये घर भी देखी जानी वीडियो। जी सर, ये तो आपको पता है कि जब ऑनलाइन चलान शुरू हुए थे तो बड़े सारे घरों में वो इश्यूज आए थे, और उसमें हमारे बहुत सारी वो सोशल मीडिया पे वो चलते रहे। सही बात है। वो क्या बच्चे बोलते हैं कि जी वो चले हम उसको रील ही कह देते हैं। फिर बाद में उन्हें कहना पड़ता है वो उसकी तरह के भाई ये भी एआई जनरेटेड है। ये नहीं है, अब ये देखें अब एआई जनरेटेड तो आपको पता है ना जी, हो जाती है ना। सही बात। तो कोई फंस सकता है, इसलिए इस ऑप्शन को रखें लाइन। कहा जाता है ना, जिसने माँ को सताया उसने रक्षा चलाया। लेकिन अगर आप रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे तो माँ को नहीं, नस्लों को भी सता कर जाएंगे मेरे ख्याल में। इंसान और शैतान में ना एक फ़र्क होता है, और वो फ़र्क ये होता है कि इंसान गलती करता है, उसका पहला ताल्लुक गलती के साथ है। एडम्स एप्पल के पास गया, उसने खा लिया, मगर इंसान ने कहा रब्बना ज़लमना अनफुसना, या अल्लाह माफ़ कर दे, ठीक है, और उसने अपनी गलती को दोबारा जो है ना वो ठीक कर लिया, अल्लाह ताला ने माफ़ भी कर दिया। मगर ये शैतानी काम होता है जब आप कहते हो काला फबिमा गवैतनी, कि भाई मेरे ख़िलाफ़ तो इस्टेब्लिशमेंट ने साजिश कर दी है, हमें तो फंसाने के लिए हुकूमत बैठी हुई है। फ़र्क क्या है इंसान और शैतान में, कि वो अपनी ज़िम्मेदारी को कबूल करता है और शैतान कहता है कि मेरी ज़िम्मेदारी नहीं, मुझसे तो गलती करवाई गई है। विद दैट सेड, डू टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। बहुत शुक्रिया महर साहब आपका भी सर, बहुत थैंक यू वेरी मच।